हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन में हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है बेसिकली 5 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी आता है हमारा फ्लावर, सेकंड आता है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि हमारे जो गैमेट होता है वो कैसे बनता है, मतलब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है और गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है। सेकंड आ जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, इसमें आती प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन की। अब हम जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इसे क्यों कहा जाता है। थर्ड आ जाएगा हमारा टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन का, जिसमें कि जो हमारा एम्ब्रियो बन गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो हमारा प्रोडक्ट बनता है, कैसे हमारा जो एम्ब्रियो है वो कैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाकर सीड्स और फूड का फॉर्मेशन कराता है। और उसके आखिरी टॉपिक आ जाएगा हमारा एपोमेक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो की। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली जनरेशन बाय जनरेशन वेरिएशंस लाने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के कारण बहुत सारे चेंजेस और हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं सामने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर। जैसे अगर आप फादर और मदर का क्रॉस कराएंगे तो उसमें अलग टाइप की ऑफस्प्रिंग आए, जिसमें पापा और मम्मी दोनों का कैरेक्टर रहेगा, फ्यूज रहेगा। और जो ऑफस्प्रिंग है उसको हम देख के बता सकते हैं कि हमारे फादर और मदर कौन है, मतलब हम जज कर पाएंगे। वैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक अलग टाइप की प्रोसेस जो कि प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस तीनों में होती है, पर सब में अलग अलग इवेंट्स होती है। बेसिकली जो रिप्रोडक्शन का टर्म है वो कैमेरियस नाम है एक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? कैमेरियस ने बताया जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये उस प्लांट्स में होगा जो हमारे एंजियोस्पर्मिक टाइप के होंगे। किसने बताया था? जिम्नोस्पर्म में उतना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती है। जो हमारा एनजीओ होता है, एनजीओ का मतलब ही होता है हमारा वेसल्स, और स्पर्म्स का मतलब होता है हमारे यहाँ पे सीड्स। बेसिकली जो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है वो वेसल सीड्स होती है। इसलिए बेसिकली हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इवेंट है सबसे ज़्यादा हमारा एंजियोस्पर्म्स में पाया जाएगा। हमारी जो बेसिक यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्लांट में वो होती है हमारी फ्लावर। बेसिक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे प्लांट्स में जो कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर आता है हमारा फ्लावर। फ्लावर में बेसिकली हमारे 4 टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक आ जाएगा हमारा कैलिक्स, दूसरा आ जाएगा हमारा कोरोला जो कि एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंडोशियम आ जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और गाइनोशियम आ जाएगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर जो हमारा कैलिक्स आ जाएगा, कोरोला आ जाएगा, भी हमारी होती है सेपल्स और पेटल्स। तो और कैलिक्स हमारी बेसिकली हमारी होती है सेपल्स, कोरोला आ जाएगी हमारी पेटल्स। जो हमारा गाइनोशियम होता है कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और जो हमारा एंडोशियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार ब्रशअप ले लेते हैं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिक यूनिट उसकी होती है हमारी फ्लावर एंजियोस्पर्म्स के अंदर। किसने ढूंढा? सबसे पहले ये कैमेरियस नामक एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। फ्लावर के अंदर 4 टाइप के मेन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजेशन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर के हेल्प करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा कैलिक्स जिसको हम कहते हैं सेपल्स, दूसरा आ जाएगा कोरोला जिसको हम कहते हैं पेटल्स, तीसरा आ जाएगा गाइनोशियम जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट फीमेल, और गाइनोशियम के बाद आ जाएगा एंडोशियम जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, हमारा मेल ऑर्गन्स होता है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा फ्लावर है वो कैसा स्ट्रक्चर उसका फॉर्म होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का डायग्राम होता है वो किस तरह से दिखता है। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं एंथर, जिसके अंदर हमारे पॉलन सैक्स होते हैं। उसके अंदर आ जाएगा हमारा पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेट होता है। उसके बाद आ जाएगा ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे एंथर को पकड़ कर रखा है। इस टाइप की जो हमारी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिखती है बहुत पतली सी, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। जो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट है इसको दोनों को मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हो गया 2 पार्ट। अब हम चलते हैं फीमेल की तरफ।
फीमेल का जो सिस्टम होता है बेसिकली ये पूरा बीच का सिस्टम होता है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा स्टिग्मा, जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स के लिए। यहाँ पे आके पॉलन ग्रेन्स लैंड करेंगे और यहाँ से फिर अंदर जाएंगे हमारे स्टाइल की मदद से। जो हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है वो होता है हमारा स्टिग्मा। इसके बाद आ जाएगा हमारा स्टाइल, जो कि एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा स्टाइल। जहाँ पे बल्ज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी, जिसके अंदर हमारे ओव्यूल्स और फीमेल गैमेट होता है। ये आ जाएगा हमारा ओवरी। जो हमारी बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे ओवरी का, उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे ओव्यूल, जो कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के गैमेट्स होते हैं। क्या हो गए ये छोटे छोटे दाने दाने दिख रहे हैं आपको, ये हो जाएंगे हमारे ओव्यूल्स। जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसका गैमेट होता है हमारा ओव्यूल। ये जिससे कनेक्ट होता है हमारे इसके अंदर, उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। ये आपको रेड रेड दिख रहा होगा, ये हो गया हमारा प्लासेंटा। और जिसके अंदर ये पाया जा रहा है जो कैविटी दिख रही है, उस कैविटी को हम कहते हैं लोक्यूल। क्या कहते हैं? लोक्यूल। यहाँ तक आपको क्लियर है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे। सबसे पहले आएगा हमारा लैंडिंग, जहाँ पे होती है पॉलन ग्रेन की स्टिग्मा। उसके बाद आ जाएगी सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं स्टाइल। उसके बाद आ जाएगा हमारा ओवरी, जो कि बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हमारा लोक्यूल पाया जाता है जो कैविटी। इसके अंदर हमारे ओव्यूल पाए जाते हैं जो कि जुड़े होते हैं हमारे प्लासेंटा से। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ओवरी होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, किसके ऊपर रखा होता है? हमारे थैलेमस के ऊपर। ये गोल सा एक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर हमारा ओवरी सिचुएटेड होता है, इसको हम कहते हैं थैलेमस। और जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ से हमारा पूरा फ्लावर जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं पेडिकल। ये जो हमारी फ्लावर की बाहर की लेयर होती है जिससे हम इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा इंसेक्ट इसकी खुशबू से और उसके कलर देख के आता है, इस पूरी जो हमारी पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर की, उसको हम कहते हैं कोरोला। इसको हम लोग अलग लैंग्वेज में कहते हैं पेटल्स। अलग लैंग्वेज मतलब जो हमारे फ्लावर की वोल्फ लैंग्वेज होती है, हमारी ओरल लैंग्वेज, उसमें हम इसको कहते हैं पेटल्स। कौन सी में? वॉल्स ऑफ फ्लावर, फ्लोरल वॉल, उसमें हम कहेंगे सेपल्स एंड पेटल्स। जो हमारा सेपल्स आ जाएगा, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है हमारे फ्लावर का, जो हमें बर्ड लाइक जब हमारा स्ट्रक्चर होता है, फ्लावर जब बनने वाला होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हमारी ग्रीन कलर की शीट से। तो हम कहते हैं जो बाहर से कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई इंसेक्ट को खाना ले उसमें प्रोटेक्शन करता है हमारे यहाँ पे कैलिक्स, जिसको हम कहते हैं सेपल्स। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है? एक बार पूरा ब्रशअप ले लेते हैं इसके बारे में। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारे फ्लोरल फ्लावर का, जो कि एक एंजियोस्पर्म में, वो होता है हमारा एंथर, जो कि बाइलोब स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। जो बाइलोब होता है उसके अंदर हर एक सैक के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं। क्या होते हैं? 2 पॉलन सैक होते हैं और ये जुड़े होते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम कहते हैं स्टेमेन। पूरा स्ट्रक्चर को इसको हम कहते हैं फिलामेंट स्ट्रक्चर। अगर इसको जोड़ देंगे दोनों को तो हमारा बन जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम कहेंगे स्टेमेन। हर एक पॉलन सेक के अंदर मिनिमम हमारे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जो हमारा एंथर होता है वो बाइलोब होता है, इसके अंदर हर एक सेक के अंदर 2 पॉलन सेक्स पाए जाते हैं। हर एक लोब के अंदर हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो बाइलोब शेप होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, यहाँ पर एक लोब है, यहाँ दूसरा लोब है, तो ये हो जाएगा हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर हमारे एंजियोस्पर्म के एंथर का। क्या हो जाएगा? बाइलोब एंथर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फीमेल के पार्ट्स। फीमेल में आ जाएगा हमारे 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो हमारा स्टिग्मा होगा वो स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होगा सबसे ऊपर, इसके अंदर हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करेगा और यहाँ से अंदर जाएगा हमारा मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास। स्टाइल जो होती है एक फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर से हमारा पॉलन ग्रेन ट्रैवल करता है। ओवरी जो होती है एक बल्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे लोक्यूल नाम की कैविटी के अंदर हमारे फीमेल गैमेट ओव्यूल पाए जाते हैं, जो कि जुड़े होते हैं हमारे प्लासेंटा से, जिसके ऊपर हमारी ओवरी सिचुएटेड होती है, उसको हम कहते हैं थैलेमस, जो कि पेडिकल से मतलब एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से हमारा पूरा ओवरी को पूरे फ्लावर को पकड़ के रखता है। इसके बाद आ जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, इसमें आ जाएगा हमारा बाइलोब एंथर, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसके अंदर हम इसे बाइलोब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 लोब होते हैं, हर एक लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होते हैं। हर एक पॉलन सैक के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, इसलिए इसे बाइलोब एंथर कहते हैं। इसके साथ जो जुड़ा होता है फिलामेंट लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। अगर हम एंथर और फिलामेंट को जोड़ते तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम होता है स्टेमन, और ये तीनों पार्ट को अगर हम जोड़ते तो हमारा बनता है पिस्टल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। जो हमारे फ्लोरल वॉल्स होते हैं हमारे फ्लावर को, उसको हम कहते हैं पेटल्स और सेपल्स। जो पेटल्स होते हैं हमारे वो हो जाएंगे हमारे कोरोला, जो कि हमारे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और फ्रेग्रेंस के साथ उसे अपनी तरफ बुलाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं ताकि हम पॉलिनेशन शो कर सकें। और जो हमारा पेटल्स होता है, जो हमारा कैलिक्स होता है,
वो हमारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारा फ्लावर का होता है, उससे हमसे प्रोटेक्ट करेगा और कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट से उसे बचाएगा, ताकि जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर हमारा फ्लावर का है वो पूरे तरीके से फ्लावर में तब्दील हो सके और हमारे पूरा प्रोसेस जो हमारा फर्टिलाइजेशन का है वो चल सके। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारे एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के अंदर कैसे होता है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे जो फ्लावर है उसमें 2 टाइप के इवेंट होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। सबसे पहले होगा हमारा गैमेटोजेनेसिस, कि गैमेट्स कैसे बनते हैं। हमारे 2 टाइप के गैमेट बनेंगे इसमें, जिसमें हम कहेंगे मेल वाले को एंड्रोशियम, जिसमें आएगा हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। दूसरा आएगा हमारा गाइनोशियम फीमेल का, जिसमें आएगा हमारा मेगास्पोरेंजियम। उसके बाद जो हमारा एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो गैमेट बने हमारे मेल और फीमेल के, वो कैसे ट्रांसफर होते हैं आगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, उसको हम इसके बाद जानेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आ जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन और स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मतलब कि जो हमारा प्री फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, मतलब प्री मतलब पहले, कि हमारे कौन कौन से इवेंट और स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा? जो हमारे जर्म सेल्स है हमारे, जो रिप्रोडक्शन में काम आएंगे हमारे आगे, वो फॉर्मेशन यहाँ पे करेंगे। गैमेटोजेनेसिस आ गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल में कौन सा गैमेट आएगा? हमारा पॉलन ग्रेन। और फीमेल में आ जाएगा हमारा ओवा या फिर एग। इसके बाद हमारा जो गैमेट है, गैमेटोजेनेसिस हो गया हमारा, इसके बाद हमारा जो गैमेट है वो ट्रांसफर होगा हमारे एक्सेसरी ऑर्गन के जरिए। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा एंडोशियम है, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, वो कैसे कैसे दिखते हैं। हमारा स्टेमन होता है वो लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर को कैरी करते हैं, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसके ऊपर जो हमारा एंथर होता है वो सिचुएटेड होता है। जो हमारा फिलामेंट होता है, एंथर होता है, कैसे दिखता है एक बार हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं उसके बारे में। जो हमारा स्टेमन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके के दिखता है, हम फ्लावर में इसको देख चुके हैं। जो हमारा इस लॉन्ग लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं फिलामेंट, जो कि हमारे एंथर जो कि बाइलोब्ड होता है उसको क्या करता है? पकड़ कर रखता है एक जगह पर। ये आ जाएगा हमारा एंथर और नीचे वाला आ जाएगा हमारा फिलामेंट। ये दोनों को मिला के हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बने, उसको हम कहते हैं स्टेमन। हमारा जो एंथर होता है वो बेसिकली यहाँ पे 2 लोब दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, 2 लोब बने हुए हैं। इसलिए हमारा जो एंथर होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो हमारा बाई लोब्ड होता है। कौन सा होता है हमारा? बेसिकली जो हमारा एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, इसलिए हम इसको डाइथीकस कहते हैं। बाइलोब्ड एंथर हमारा डाइथीकस होता है। डाई का मतलब हो गया 2 और थीकस का मतलब हो गया हमारा एंथर। क्या बोलेंगे इसको? बाई का मतलब हो गया हमारा डाई, डाई का मतलब हो गया हमारा 2 और थी का मतलब हो गया हमारा एंथर, मतलब डाइथीकस एंथर हमारा होता है। यहाँ पे हर एक एंथर के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं हमारे, जिसके अंदर हर एक लोब के अंदर हमारे 2 पॉलन सेक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल के बताया कि हमारे जो 4 स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पॉलन सेक के अंदर, वो कैसे दिखते हैं। ये हमारे चारों तरफ पॉलन सेक्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे माइन्यूट माइन्यूट माइक्रोस्पोरेंजिया सेल्स होते हैं, तो हम कहते हैं आगे जाके बनते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। जो हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं वो आगे जाके पॉलन सेक्स को, हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं आगे जाके हमारे पॉलन सेक्स से पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कर लेते हैं, जो कि हमारा मेल जर्म सेल्स होता है। इसके हम देखेंगे यहाँ पे आपको एक पतली सी लेयर दिख रही होगी स्ट्रॉन्ग, यहाँ से आपको एक पतली सी गैप दिख रही होगी हमारे एंथर के अंदर, बाइलोब एंथर के अंदर। इस गैप को हम कहते हैं स्ट्रोमियम, जो कि यहाँ से हमारा एंथर जो होता है वो डिहाइसेंस होता है, मतलब टूटता है। क्या होगा? जब हमारा एंथर मैच्योर हो जाएगा पूरी तरीके से और जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, तो यहाँ से हमारा जो एंथर है वो डिहाइसेंस होगा पॉलन सेक्स के अंदर से, हमारे पूरे एंथर जो है हवा में फैल जाएंगे या फिर कोई एजेंट उसको लेके कोई और फ्लावर पे जाएगा। इस जगह को हम कहते हैं डिहाइसेंस की जगह, उसको हम कहते हैं हमारा स्ट्रोमियम। जो कि हेल्प करते हैं हमारे डिहाइसेंस के अंदर। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है? अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो हम नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमारा पार्ट होता है वो कैसे बनता है और कैसे जाके वो पॉलन ग्रेन में फॉर्मेशन होता है। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का एंथर के, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जो हमारी एंथर की बाहर की जो लेयर होती है वो बेसिकली 4 टाइप की होती है। जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। फर्स्ट लेयर आ जाएगी हमारी एपिडर्मिस। सबसे आउटर लेयर आ जाएगी हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आ जाएगी हमारी नेक्स्ट लेयर एंडोथीशियम लेयर।
इसके बाद आ जाएगी हमारी थर्ड लेयर, जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। इसके बाद आ जाएगी हमारी सबसे आखिरी लेयर, इसको हम कहते हैं टेपेटम, जिसके अंदर हमारा न्यूट्रिशन भरा होता है पूरा पॉलन ग्रेन को, जो हमारे बड़े होने में मदद करता है। जो हमारी ऊपर की तीन लेयर होती है बेसिकली डिहाइसेंस और प्रोटेक्शन में हमारे एंथर की मदद करेगी। जो सबसे अंदर की लेयर होगी हमारी टेपिटम, वो क्या करेगी, हमारे जो पॉलन ग्रेन जो हमारे इमेच्योर है उनको जब तक वो मैच्योर ना हो तब तक उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। टेपिटम जो होता है बेसिकली हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा हमारे पॉलन ग्रेन को, और इसके अंदर ज़्यादा देन साइटोप्लाज्म होता है, जो कि हमारे पॉलन ग्रेन्स को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और इसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस होता है, ताकि वो ज़्यादा डिवाइड हो सके, हमें पॉलन ग्रेन्स को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। क्या क्या होता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हेंस डेंस साइटोप्लाज्म, और एक न्यूक्लियस से ज़्यादा इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे सेल्स। टेपिटम के अंदर जैसे जैसे हमारा एंथर जो है वो आगे मैच्योर होते जाता है, यंग होते जाता है, उसके अंदर एक स्पोरोजिनियस टिश्यू पाया जाता है, जो कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हमारे एक पॉलन ग्रेन को बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्या करेगा स्पोरोजिनियस टिश्यू, हमारे चारों जो कॉर्नर है हमारे एंथर के चारों लोब की तरफ, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम कहते हैं टेट्रेट स्ट्रक्चर, जो हमारे एंथर का होता है। उसमें क्या करेगा, जो हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू वो आगे जाके माइक्रोस्पोरेंजिया नाम का एक सेल को बनाएगा, जो कि क्या करेगा, फर्दर मियोटिक डिवीजन करेगा और हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हेल्प करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑफ पॉलन ग्रेन से क्या करेगा, हमारे 4 टेट्रेट बनाएगा हमारे पॉलन ग्रेन्स का, से हमारे पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होगा और वहां से फर्टिलाइजेशन के आगे प्रोसेस के लिए चले जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल्स क्या होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक्निक क्या होती है हमारी, जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आगे जाके हमारा माइक्रोस्पोर टेट्रेट में फॉर्मेशन करते हैं हमारे आगे जाके पॉलन ग्रेन्स का, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फिर समझ लें, जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या होगा, जो हमारा स्पोरोजिनियस सेल है वो फर्दर अंडर को डिवाइड होगा, किसकी हेल्प से, हमारे मियोटिक डिवीजन की हेल्प से, और हमें 4 टेट्राइड मतलब एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड नाम का, जो हर एक कोने में हमारे एंथर की होगा, उस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। इसके बाद जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो आगे प्रोसेस में जाएगा, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि क्या करेगी, फर्दर मियोसिस नाम के डिवीजन को शो करेगी और हमारे पॉलन ग्रेन का वहां से होगा हमारा निर्माण। जो हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू होती है वो फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएगी, हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बनाएगी, जो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो क्या करेगी, डिवीजन शो करेगी हमारे मियोसिस का, और उससे हमारे पॉलन ग्रेन का क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। क्या होगा यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो कहाँ से, हमारा स्पोरोजिनियस टिश्यू से आया है। स्पोरोजिनियस टिश्यू जो हमारा मियोटिक डिवीजन शो करेगा, उससे हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे, जो कि हमारे माइक्रोस्पोर टेट्रेड्स में होंगे। हर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेगा, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो मियोसिस डिवीजन से शो करके हमारे पॉलन ग्रेन्स को बना सके। ये पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन, जो हमारा मेल जर्म सेल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे हमारे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। जो हमारा मेल जर्म सेल होता है हमारा क्या होता है, जो कि बेसिकली हमारा स्फेरिकल इन शेप होता है। अधिकतर जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। अगर आप कोई भी पॉलन ग्रेन को अगर देखना चाहते हो आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हमारे हिबिस्कस फ्लावर का। जो हमारा हिबिस्कस फ्लावर होता है पूरी तरह से ओपन होता है, जो कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर होता है हमारा। अगर आप उसके ऊपर टॉप में अगर उसको टच करेंगे हमारे स्टिग्मा, और उसके पास हमारा होगा फिलामेंट्स, और उसके ऊपर होंगे हमारे छोटे छोटे एंथर। एंथर अगर लोब के ऊपर आप टच करेंगे तो आपको येलो येलो कुछ पाउडर लाइक आपके स्ट्रक्चर आपके फिंगर्स में लग जाएगा। उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप माइक्रोस्कोप में जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको हमारे अलग अलग टाइप के एंथर जो हमारी स्पीशीज पाई जाती है उसमें दिखेंगे। बेसिकली जो हमारा एंथर होता है कैसे शेप में होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और इनका जो साइज होता है बेसिकली कितना होता है, इनका जो साइज होता है वो लगभग 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर होता है। हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 टाइप के सेल से मिलकर बनता है। सबसे पहले जो बाहर की सेल आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी एक्साइन, जिसे हम आउटर लेयर बोलते हैं, और जो अंदर आ जाएगी उसको हम कहेंगे इंटाइन, जो कि हमारी इनर लेयर होती है। कौन कौन सी, जो हमारा इसके अंदर एक्साइन जो होता है आउटर लेयर, उसके अंदर एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर हमारा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिन। उसी की वजह से हमारा हमारा पॉलन ग्रेन है वो क्या होता है, रिजर्व रहता है। हमारा फूड रसी है उसके अंदर, मतलब रिजर्व उसके हमारा अंदर
पोलन ग्रेन होता है, उसके कारण हमारे पोलन ग्रेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनता है। उसका जो नेचर होता है, फिजिकल नेचर, वो होता है बेसिकली एल्काइन इन नेचर। एग्जाइम्स होता है हमारा बेसिकली रिच इन ऑर्गेनिक मैटर में होता है, और इसके अंदर मोस्ट रेजिस्टेंस हमारा ऑर्गेनिक मैटर स्पोरोपोलिन होता है, जो कि क्या करता है, कभी ये डिग्रेड नहीं होता। हमारे पोलन जो है इसके अंदर बेसिकली सेफ रहते हैं। जो हमारा एग्जाइन है वो हमारे आउटर लेयर बनाता है हमारे पोलन ग्रेन की, जो कि क्या करता है, फॉर्मेशन करता है हमारे पोलन ट्यूब का, जिसके अंदर से हमारा जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है, फीमेल के पार्ट तक, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट तक, मतलब ओवरी तक जाता है। जो हमारा स्पोरोपोलिन होता है हमारे एग्जाइन के अंदर, वो अल्कलाइन इन नेचर में होता है। जो हमारा स्पोरोपोलिन है उसको कोई भी अदर एग्जाइम जो है वो डिग्रेड नहीं कर सकता। ये हमारा बेसिकली हमारा प्रोटीन होता है, जो कि हमारे पोलन ग्रेन को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उसको बाहर से कवर करके रखता है और सेफ रखता है हमारे पोलन ग्रेन को, ताकि इसके अंदर वो रिजर्व रह सके। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार हम ब्रशअप ले लेते हैं। जो हमारा पोलन ग्रेन होता है हमारा मेल जर्म सेल को बनाता है, जो कि स्पेरिकल इन शेप होता है। बहुत सारे जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं वो हमारे स्पेरिकल इन शेप ही पाए जाते हैं। इनका जो इनका जो डायमीटर होता है वो माइक्रोमीटर में होता है। कितना? 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर इनका लेंथ होता है। पोलन ग्रेन जो होता है बेसिकली 2 टाइप की लेयर से बनता है, जिसको हम कहते हैं एक्साइन, और दूसरे को कहेंगे हम इंटाइन। एक्साइन जो होती है हमारी आउटर लेयर होती है, इंटाइन जो है कि हमारी इनर लेयर होती है। एक्साइन के बारे में हम देखते हैं। एंजाइम जो होता है एक्साइन, वो बेसिकली हमारे रिच ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, जिसके अंदर हमारा मोस्ट रेजिस्टेंस मैटर पाया जाता है हमारा स्पोरोपोलिन, जो कि एक प्रोटीन होता है, जो कि क्या करेगा, हमारे पोलन ग्रेन को बाहर से आउटर शेल से कवर करके रखेगा, ताकि वो डिग्रेड नहीं हो सके और बहुत सालों तक रिजर्व रह सके। जो हमारा स्पोरोपोलिन होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, और एग्जाइन क्या करता है, हमारा फॉर्मेशन करता है हमारे पोलन ट्यूब्स का, जो कि क्या करेगा, इसे समझ लीजिए ये हमारे पोलन ग्रेन का डायग्राम है, और बीच में हमारे यहाँ पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन के आसपास जो बाहरी लेयर है इसको हम कहते हैं एक्साइन। इसी के अंदर हमारा जो स्पोरोपोलिन है वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे हमारा स्पोरोपोलिन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जो जगह हमारे बेसिकली पोलन ट्यूब के लिए होती है, जहाँ से हमारा जो पोलन ग्रेन यहाँ पे अंदर जर्म सेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरी तक जा सके। जिसकी इनर लेयर आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी इंटाइन की। जो हमारी एक्साइन की लेयर होती है वो बेसिकली हमारी थिक होती है बहुत ही स्ट्रक्चर, और ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। यहाँ पे जो जगह रहती है खाली, वहाँ से हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है हमारी एक्साइन की, जो कि बहुत ही थिक होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटाइन क्या होता है। इंटाइन जो होती है हमारी अंदर की लेयर होती है हमारी पोलन ग्रेन की, तो हम अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। जो हमारी इंटाइन होती है बेसिकली हमारे एक्साइन के अंदर पाई जाती है, जो कि थिन लेयर से बनती है। क्या होती है हमारी थिन लेयर से मिलकर हमारा जो होता है इंटाइन बना होता है। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जिसके अंदर हमारा जो पोलन ग्रेन है वो फ्लोट करते रहता है पूरी तरीके से। जिसके अंदर हमारा इंटाइन होता है, उसके अंदर हमारा डेंस साइटोप्लाज्म होता है, हमारी थिन लेयर होती है, जिसके अंदर क्या करता है, हमारा जो पोलन ग्रेन वो फ्लोट करता है। जो हमारा इंटाइन होता है वो थिन लेयर होता है, थिन लेयर का बना होता है। डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, जिसके अंदर हमारा सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम के दो हमारे प्रोटीन पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जो पोलन ग्रेन उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और हमारे पोलन ग्रेन को मैच्योर करने में मदद करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे जो लेयर खाली बची यहाँ पर, ये क्यों होती है, हमारी जर्म पोर, क्योंकि हमारे यहाँ से निकलता है हमारे एक्साइन से। यहाँ पर कोई भी स्पोरोपोलिन जो हमारा एंजाइम होता है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। हमारे एक्साइन जो है उसमें स्पोरोपोलिन यहाँ पे पाया नहीं जाएगा, वहाँ से हमारे पोलन का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो पोलन ग्रेन है वो कैसे सेल्स में डिवाइड होकर माइक्रोस्पोर मदर सेल से पोलन ग्रेन तक का सफर तय करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा मैच्योर पोलन ग्रेन कैसे डिवाइड होता है। हमारा मेल जर्म सेल बनाता है पोलन ग्रेन को। जब हमारा मैच्योर हो जाता है हमारा पोलन ग्रेन, तब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो इंटाइन होता है उसके अंदर हमारा पोलन ग्रेन पाया जाता है। पोलन ग्रेन के पास बहुत सारा डेंस साइटोप्लाज्म होता है हमारे इंटाइन के अंदर। उसमें क्या करता है, हमारा जो पोलन ग्रेन है वो फ्रूट करते रहता है, और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो उसको पूरे न्यूट्रिशन, फूड मटेरियल, जितने भी उससे काम किए जिसको मैच्योर करने में हेल्प करेंगे, सारे न्यूट्रिशन हमारे इंटाइन्स के साइटोप्लाज्म से उसको मिलते हैं। अब जो हमारा साइटोप्लाज्म है ये फर्दर क्या होता है, डिवाइड होते 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 पूरा कंजर्व हो जाता है एक जगह पर, और आगे जाके वेजिटेटिव नामक एक सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। ये जो सेल बन जाएगी, इस सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल।
जिसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्वॉयर रहता है हमारे पॉलन ग्रेन के लिए। ये हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल जो बनता है हमारा साइटोप्लाज्म से। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है हमारे, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है हमारे पॉलन ग्रेन का, वो क्या करेगा आगे डिवाइड होगा हमारे जनरेटिव सेल के अंदर। ये जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो आगे जाके डिवाइड हो जाएगा हमारा जनरेटिव सेल के अंदर। जनरेटिव सेल्स क्या करेंगे, दो मेल गैमेट्स का यहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, जो हमारे इंटाइन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म से क्या करेगा, वो फर्दर डिवाइड करेगा, पूरे जो हमारे रिजर्व फूड मटेरियल्स को एक जगह कंजर्व कर लेगा और उससे बनाएगा हमारा वेजिटेटिव सेल, जो कि क्या करेगा, हमारा जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होने वाला रहेगा आगे के लिए, उसके लिए क्या करेगा, अबंडेंट जितना भी फूड मटेरियल उसके अंदर अपने अंदर कंजर्व कर लेगा और वेजिटेटिव सेल का फॉर्म कर लेगा अपने आप को। और जो हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा जीन जिसके अंदर होता है हमारा जनरेटिव सेल के अंदर हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, आगे जाके डिवाइड होकर ट्रांसफर हो जाएगा हमारा जनरेटिव सेल के अंदर। जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर हमारा जीन प्रेजेंट होता है, जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर, वो आगे जाके क्या करेगा, जनरेटिव सेल में फॉर्म कर लेगा। और जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड होकर दो मेल गैमेट का, मतलब दो हमारे मेल गैमेट जो हमारे पॉलन ग्रेन के होंगे उसका फॉर्मेशन कर लेगा। और आगे जाके यही जो हमारे दोनों सेल्स है वो आगे हमारे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। यहाँ पर से पॉलन ट्यूब निकलेगा फिर, जो कि हमारे पॉलन ग्रेन को बाहर निकालेगा और इसको पूरा हमारे ओवरी तक पहुंचाने का काम करेगा। ओवरी तक पहुंचाने का काम करेगा हमारा पॉलन ट्यूब, जो कि कहाँ से निकलता है, हमारा एंटाइन से निकलता है। ये बात याद रखिएगा, एक्साइन से हमारी सिर्फ जगह होती है हमारे पॉलन ग्रेन को निकलने के लिए, पर ये फर्दर निकलता कहाँ से, हमारे एंटाइन बनाती है इसको पूरा पॉलन ट्यूब को हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। अब इसके बाद हम कुछ डिफरेंट देख लेते हैं हमारे वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अंदर कौन कौन से होते हैं। जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या होता है, हमारा इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, हमारा जो वेजिटेटिव सेल होता है वो इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस बनाता है। इसका जो साइज है हमारा वेजिटेटिव सेल का जनरेटिव सेल से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा फूड मटेरियल क्या होता है, रिजर्व होता है। और ये किससे मिलकर बनता है हमारा वेजिटेटिव सेल, हमारे एबंडेंट सेल ऑफ साइटोप्लाज्म से। ठीक है, हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है हमारा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या होता है। इरेगुलर शेप इसका न्यूक्लियस होता है, जो कि हमारा बिगर इन साइज होता है हमारे सेल का। इसका जो मॉडिफिकेशन होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म से होता है। अब हम देखते हैं हमारा जेनेटिव सेल कैसे बनता है। ये किसका जो मॉडिफिकेशन होता है, हमारा जेनेटिव सेल, हमारे न्यूक्लियस का मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि स्मॉलर इन साइज होता है, जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। जो कि किस में हेल्प करता है, हमारा सिनगैमी में, हमारे फ्यूज करता है हमारे एग्स के साथ। और वेजिटेटिव सेल क्या करेगा, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा हमारे एग के साथ और हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, उस टाइम पे जितना भी हमारा जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में हमारा जाइगोट बनेगा उसको पूरा न्यूट्रिशन हमारा देगा वेजिटेटिव सेल। बहुत से ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे एलर्जी और रिएक्शन का कारण बन सकते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन डिसऑर्डर जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है वो होता है हमारे पॉलन ग्रेन, जो कि होते हैं हमारे कैरोट ग्रास के, पार्थिनियम ग्रासेस। इसमें कुछ कुछ टाइप के हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट आ जाएगा हमारा अस्थमा, सेकंड आ जाएगा हमारा ब्रोंकाइटिस। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे जो पॉलन ग्रेन होते हैं हमारे क्या काम आते हैं। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही न्यूट्रिशन और बहुत नरिशमेंट उसके अंदर होता है, जिसको हम बेसिकली फूड रिजर्वायर, फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, हमारे पॉलन टैबलेट्स और फूड सप्लीमेंट जो हमें मिलती है उससे हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस आते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम। और बेसिकली जो हमारे हॉर्स रेस की जो रेस होती है उसमें जो हमारे हॉर्स होते हैं उनको रेस से पहले बेसिकली हमारे पॉलन टैबलेट्स खिलाए, जिसके कारण उसकी जो पावर है, दौड़ने की क्षमता है, वो बढ़ जाए।
पॉलन ग्रेन जो होते हैं बेसिकली स्पीशीज बाय स्पीशीज वेरी करते हैं। जैसे अगर हम पॉलन का मैचुरेशन, जैसे हम पॉलन्स की वाइब्रेटी देखें कितनी होती है, तो जो हमारे पॉलन्स होते हैं उनकी बेसिक वाइब्रेटी होती है 1 मंथ से 2 मंथ्स और 30 मिनट्स की। जो हमारी 30 मिनट्स की वाइब्रेटी होती है वो हमारे सीरियल्स और वीट्स की होती है। कुछ कुछ हमारे प्लांट की कैटेगरीज होती है जिसके हमारे पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो 1 मंथ तक वाइबल रह सकते हैं रिलीज होने के बाद हमारे एंथर से। ये तीन जो हमारे कैटेगरीज होती है हमारी सम पॉलन ग्रेन की, जो कि 1 महीने से ज़्यादा वाइबल रह सकती है हमारे, जब हमारे एंथर से हमारा पॉलन ग्रेन रिलीज हो। अगर हमें इससे और ज़्यादा अगर टाइम तक इसे वाइबल रखना है हमारे साथ, अगर रिजर्व रखना है, तो हम इसे रखेंगे हमारे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जो इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर, ताकि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो हमारे पास रिजर्व रह सके। आपने मेनली स्पर्म बैंक के बारे में, सीमन बैंक के बारे में सुना होगा, जिसमें क्या होता है हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हमारे ह्यूमंस, एनिमल और इंक्लूडिंग हमारे प्लांट्स की जो हमारे गैमेट होते हैं, जो हमारा जर्म सेल होता है, उसको हम क्या करते हैं फ्रीज करके रखते हैं हमारे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। वैसे ही हमारा जो पॉलन ग्रेन होता है उसको हम सेव करके रखते हैं इस बैंक के अंदर, उसको हम कहेंगे पॉलन बैंक और सीड बैंक। इसको हम बेसिकली सेव करके रखते हैं, रिजर्व करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। अगर हम एक बार ब्रश अप कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। बेसिकली जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो बहुत ही रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशमेंट होता है, इसलिए इसे फूड सप्लीमेंट और पॉलन टैबलेट्स के रूप में इसको क्या करता है इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे हॉर्स रेस होती है, हॉर्स रेसिंग होती है, उसके बेसिकली हॉर्स को जो हम रेस में दौड़ाने से पहले पॉलन टैबलेट्स खिलाई थी, ताकि उसकी जो है पावर जो है, स्टेमिना जो है वो बढ़ जाए। इसके कारण वाइब्रेटी जो होती है हमारी सीरियल, व्हीट और राइस की, वो बेसिकली हमारी 30 मिनट्स की होती है आफ्टर दे रिलीज फ्रॉम एंथर। और उसके बाद जो हमारे पॉलन ग्रेन होती है कुछ स्पीशीज की, जिसकी वाइब्रेटी होती है हमारी 1 मंथ तक की, उसमें आती है हमारी फैमिली लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजिएसी। तो आपने स्पर्म बैंक के बारे में, सीमन बैंक के बारे में सुना ही होगा, जिसका हम पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में हम उसको पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में हम उसे पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। वैसे ही जो पॉलन बैंक है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं रिजर्व करके रखते हैं, किसके अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, ताकि हमारा पॉलन है वो डिग्रेड ना हो और बहुत समय तक हमारे पास रिजर्व रह सके। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस, जो कि बनाते हैं हमारी फीमेल गैमेट ओवा को, जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। उसके स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं पिस्टिल। उसके बारे में हम ये सब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कैसा दिखता है। हम जानते हैं जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गायनेशियम, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जो कि हमारा फीमेल गैमेट ओव्यूल होता है, और हमारा एम्ब्रियो सैक की ओव्यूल जो रहता है एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, एम्ब्रियो सैक का कैसे फॉर्मेशन होता है उसको हम देखेंगे। हर एक फ्लावर के अंदर एक पिस्टिल होता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मोनोकार्पुलरी। अगर एक फ्लावर के अंदर मोर देन वन पिस्टिल हो जाए उसको हम कहते हैं मल्टीकार्पुलरी। अगर हमारी पिस्टिल क्या करें मोर देन इन नंबर अगर हो, और वो अगर एक साथ फ्यूज हो जाएगी कुछ इस तरह से, उसको हम कहेंगे सिनकार्पस। अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें कि हमारा सिनकार्पस कैसे दिखता है, तो हम कैसे बनाएंगे कुछ इस तरीके का। जैसे हमारे नीचे गायनोशियम है, जो हमारी पिस्टिल है कुछ इस तरीके से फ्यूज होगी। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा हमारा सिनकार्पस का। जो हमारा ऊपर का पिस्टिल रहेगा वैसे बीच में फ्यूज होगा। मल्टीकार्पुलरी में क्या होगा, बहुत सारे पिस्टिल हमारे एक फ्लावर के अंदर पाए जाएंगे। कुछ इस तरीके के मल्टी कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर होंगे। अगर एक पिस्टिल बहुत ज्यादा नंबर में है एक फ्लावर के अंदर, पर वो फ्री है, यहाँ पे क्या हो रही है फ्यूज है, इसीलिए इसका नाम होगा सिनकार्पस। अगर वो फ्री रहेगी तो उसका आ जाएगा नाम हमारा एपोकार्पस। यहाँ तक आपको क्लियर है, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। जो हमारा फ्लावर होता है वो बेसिकली एक अगर उसके अंदर पिस्टिल होती है उसको हम कहेंगे मोनोकार्पुलरी। कैसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा मोनोकार्पोरेट का, जिसके अंदर एक सिंगल पिस्टिल होगी फ्लावर में। अगर एक फ्लावर के अंदर मोर देन वन पिस्टिल है तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पुलरी। इसमें कुछ इस तरीके के अलग अलग पिस्टिल बहुत सारे ग्रुप में होंगे। और अगर वो पिस्टिल मोर देन वन नंबर हुए और साथ साथ वो अगर फ्यूज हो गए कुछ इस तरीके से, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिनकार्पस, जो कि आ जाएगा हमारा पपावर का एग्जाम्पल। पपावर फ्लावर के अंदर बेसिकली मोर देन वन पिस्टिल होता है, वो फ्यूज होता है। अगर मोर देन वन पिस्टिल हुआ और वो फ्री नेचर में हुआ उसको हम कहेंगे एपोकार्पस। फ्री नेचर कैसे उसका डायग्राम में बना देता हूँ मैं।
कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा हमारा फ्री का। इसमें क्या देख रहे हैं आप, जो हमारी पिस्टल है वो पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पे कोई भी जॉइंट नहीं है एक साथ। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहेंगे एटोकार्पस। अगर ये फ्यूज हो जाए तो इसको हम कहेंगे सिनकार्पस, यहाँ पूरी एक साथ जुड़ जाएगी। मोर देन वन पिस्टल अगर एक फ्लावर में होगी उसको हम कहेंगे मल्टीकार्पस, अगर एक पिस्टल होगी उसको हम कहेंगे मोनोकार्पलरी। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो स्ट्रक्चर होती है, हमारी प्लासेंटा होती है, हमारी ओव्यूल, जो कि कैसे कैसे अटैच होती है एक जगह पे, वो बेसिकली हमने 11th के मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स में हम आगे के लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। जो हमारा ओवरी होता है उसके अंदर एक कैविटी जिसको हम कहते हैं लोक्यूल। हमारी कैविटी होती है हमारी ओवरी की, उसको हम कहते हैं लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर हमारी ओवेरियन कैविटी पाई जाती है। जो हमारी कैविटी होती है ओवरी की, जो कि बज लाइक स्ट्रक्चर दिखता है हमारे लास्ट में हमारे पिस्टल के, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोक्यूल। उसके अंदर कैविटी होती है, कैविटी लोक्यूल के अंदर एक और अंदर कैविटी होती है, उसको हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी, जिसके पास हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के गैमेट जो है ओव्यूल उसके अंदर सिचुएटेड होता है। ये किससे जुड़ा होता है, हमारे प्लासेंटा से जुड़ा होता है, हमारे बीच में हमारे ओवरी के पास। जो हमारे ओव्यूल होते हैं वो प्लासेंटा की हेल्प से हमारी ओवेरियन कैविटी लोक्यूल के साथ जुड़े होते हैं, वहीं से उन्हें पूरा न्यूट्रिशन और नरिशमेंट मिलता है। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। हमारे पिस्टल के कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल इन ओवरी, जो हमारे पिस्टल को बनाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। क्या होता है हमारा स्टिग्मा, जहाँ पे हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करता है, वहां से अंदर जाता है हमारे पॉलन ट्यूब के जरिए। जो हमारा दूसरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टाइल, जो कि क्या करेगा, एक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टाइल का, जो कि स्टिग्मा को आगे फर्दर क्या करता है, इलोंगेट करता है। स्लेंडर लाइक और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। जो आगे क्या करता है, फ्यूज हो जाता है हमारे ओवरी से। इसके बाद आ जाएगा हमारा नेक्स्ट ओवरी। ओवरी क्या होता है, एक बल्ब शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके अंदर सिचुएटेड होता है हमारा ओव्यूल, किसके अंदर, हमारा लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओवेरियन कैविटी, कैविटी के अंदर हो जाएगा हमारा ओव्यूल सिचुएटेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? स्टिग्मा जो होता है एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है हमारे पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल जो होता है हमारा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, स्लेंडर स्ट्रक्चर होता है, इसके कारण वो इलोंगेट होकर हमारे ओव्यूल में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ओवरी जो होता है हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर हमारे ओवेरियन कैविटी होती है, उसके पास हमारा फीमेल गैमेट होता है, इसको हम कहते हैं ओव्यूल, जो कि प्लासेंटा की मदद से जुड़ा होता है हमारे लोक्यूल नाम के स्ट्रक्चर से। इसके बाद हम देखेंगे मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ओव्यूल जहाँ पर होता है हमारा, जो कवर कर रखती है हमारी ओवरी, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल की जो डायग्राम, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ कि हमारा ओव्यूल जो है वो कहाँ पर, मतलब जो हमारी ओवरी है वो कैसे जगह पर सिचुएटेड है हमारी, उस बेसिस पे हम इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड किए जाते हैं। हमने यहाँ पे एनाट्रोपिस ओव्यूल का स्ट्रक्चर लिया है, क्योंकि बेसिकली यही जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा अधिकतर स्पीशीज में देखा जाता है। जो सबसे पहले यहाँ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारे स्टाइल से जुड़ा होता है, इसके अंदर पूरा रिजर्व फूड मटेरियल हमारा घूमते रहता है इसके अंदर, जो कि हमारे ओव्यूल को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल। जो स्ट्रक्चर जिससे हमारी ओवरी जुड़ी होती है उस स्ट्रक्चर, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल। अब जो फ्यूनिकल है वो आगे जाके हमारी ओवरी को क्या करता है, पकड़ के रखता है कुछ इस तरीके से। जहां पर पकड़ के रखता है हमारी ओवरीज को, ये जगह को हम कहते हैं हाइलम। जहां पर हमारा फ्यूनिकल जो है ओवरीज को अटैच करके रखता है, उस जगह को हम कहते हैं हाइलम। इसकी बाहर आ जाएगा हमारे दो आपको दिख रहे लेयर, ये बाहर की है और दो अंदर की लेयर है। इस लेयर को हम कहते हैं इंटेगमेंट्स। वो क्या करती है, हमारी जो न्यूसिलस होती है, न्यूसिलस लेयर जो ओवरीज के बाहर होती है, जिसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ही भारी मात्रा बना होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में वो हेल्प करती है। तो इंटेगमेंट क्या करेगी, हमारी न्यूट्रिशन, जो हमारी इंटेगमेंट है वो क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ताकि कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म से कुछ नुकसान ना पहुंचा सके। जो बाहर होती है उसको हम कहेंगे, जो बाहर वाली होती है उसको हम कहेंगे आउटर इंटेगमेंट। और जो अंदर की तरफ होगी उसको हम कहेंगे इनर इंटेगमेंट। इसके बाद जो इसके अंदर की लेयर होती है, जहाँ पे हमारा न्यूसिलस पाया जाता है, जो कि रिजर्व फूड मटेरियल उसके अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन और फूड मटेरियल जो कि वो सप्लाई करता है। न्यूसिलस लेयर आ जाएगी इसके बाद हमारी। इसके अंदर आ जाएगी सबसे अंदर हमारी एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे हमारा ओव्यूल क्या होगा, सिचुएटेड होगा।
जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड में हमारा होता है यहाँ पे चलाजल पोल। और ऊपर की तरफ होता है यहाँ पे इसका माइक्रोपिलर एंड, मतलब माइक्रोपिलर जहाँ से हमारा जो पॉलन ट्यूब है यहाँ पे आके रुकता है, यहाँ से जो मेल गैमेट है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे होता है हमारा माइक्रोपिलर एंड और माइक्रोपिलर पोल। जहाँ से हमारा पॉलन ट्यूब जो है यहाँ से अंदर आएगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगी। आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर आप इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। अब हमने जो ये ओव्यूल्स के सारे पार्ट लिखे हैं उसके कुछ कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। हमारा फ्यूनिकल होता है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा ओव्यूल क्या होता है, अटैच होता है। ओवरी क्या करता है, अटैच करके रखता है। जहां पर हमारा फ्यूनिकल और ओवरी अटैच होता है उस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओवरी, जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओवरी होता है हमारा हाइलम। माइक्रोपाइल क्या होता है, जहां से हमारा पॉलन ट्यूब एंटर करता है। आउटर और इनर इंटेगमेंट जो होते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो हमारा न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस वाले लेयर, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा पूरा का पूरा ओव्यूल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, हमारा एग सिचुएटेड होता है। जो हमारा चलाजर पोल होता है वो हमारा बेसल पार्ट होता है हमारे ओवरी का। बेसल पार्ट का मतलब क्या होता है, निचला भाग। जो हमारी ओवरी का होता है वो चलाजल पोल होता है। जब हमारी ओवरी इस तरीके से सिचुएटेड रहेगी। इसके ऊपर आता है हमारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर पूरे हमारे जो चलाजल पोल रहेंगे और माइक्रोपोलर पोल रहेंगे, उससे कुछ सेल होते हैं, एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, और उसके अंदर हमारा एग और सेकेंडरी न्यूक्लियस में हमारा जो हमारे सेकेंडरी सेल रहेगी उसके अंदर पाई जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। अगर हम मेगास्पोरेंजियम को मियोटिक डिवीजन के जरिए मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोरेंजियम में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जो फीमेल का जो हमारा जर्म सेल होता है वो बड़ा होता है साइज में हमारे जर्म सेल से मेल के, इसीलिए हम जो मेल का जर्म सेल उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं और फीमेल को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, जो हमारी मेगास्पोर जर्म सेल होती है हमारी फीमेल की, जो हमारा मेगास्पोर होता है वो फर्दर डिवाइड करता है मियोटिक डिवीजन में। किसके जरिए, मेगास्पोर मदर सेल से डिवाइड करते 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 मियोटिक डिवीजन से हमारा मेगास्पोर का फॉर्मेशन कराता है, और उस प्रोसेस को पूरे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें से हमारा मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करता है फर्दर मियोटिक डिवीजन के जरिए, जिससे हमारा मेगास्पोर बनता है, उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे एम्ब्रियो सैक के डायग्राम की तरफ कि हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे दिखता है। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे दिखता है और वो कैसे फॉर्म होता है। हमने यहाँ पे देखा था जो मेगास्पोरेंजियम सेल्स है ओव्यूल का वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगा हमारा मियोटिक सेल के अंदर, जो कि 4 टेट्रेट मेगास्पोर मदर सेल्स को बनाएंगे। उसमें से जो 3 रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। जो एक फंक्शन मेगास्पोर रहेगा वो आगे फर्दर डिवाइड होकर हमारा मेगास्पोर बना लेगा। क्या क्या पढ़े हमने यहाँ तक के, एक बार लिख लेंगे उसको। यहाँ तक हमने देख लिया कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल होता है वो मियोटिक डिवीजन में जाएगा और रिजल्ट उसका फॉर्मेशन होगा हमारा 4 मेगास्पोर्स का। मेगास्पोर्स पर से वहाँ पे 4 में से 3 जो रहेंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे क्योंकि उनके फूड मटेरियल जो है रिजर्व उनको बराबर नहीं मिलेगा, इसलिए एक जो रहेगा फंक्शन मेगास्पोर वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होगा और फॉर्मेशन कर लेगा हमारे एम्ब्रियो सैक का। अब जो ये एम्ब्रियो सैक है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिए 3 सेल्स, इसको हम कहते हैं चलाजल एंड पे जो होता है। अभी हमने इसके पहले जो डायग्राम देखा ओवरी का, जो हमारे एम्ब्रियो सैक का डायग्राम था वो इसका उल्टा था। मतलब जो वहाँ पे माइक्रोपेलेट एंड था वो ऊपर की तरफ था, चलाजल एंड था वो नीचे बेसल की साइड था। आप डायग्राम के पीछे कॉपी में देख सकते हैं। जो माइक्रोपेलेट एंड था वहां से क्या होगा, हमारे पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री होगी। तो
तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाएंगे कि आपको किस तरफ से जाना है, किस तरफ से नहीं जाना है। यहाँ पे से पॉलन ट्यूब क्या होगा, ओपन होगा, और यहाँ पे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिए हुए यहाँ पे हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपिलर एंड के ऊपर, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि क्या करता है, डायरेक्शन करता है और हेल्प करता है हमारे पॉलन ट्यूब को इसके अंदर जाने के लिए। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, जो क्या करेगा, गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को अंदर जाने में। इसके बाद जो यहाँ पे दो सेल्स लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं सिनर्जिक सेल्स। वो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब को आगे भेजेंगे और रास्ता देंगे, और यहाँ पे जो एग है उसके साथ क्या करेगा, हमारा फ्यूजन होगा हमारे एक जर्म सेल का। जो हमारे एक मेल गैमेट होता है वो क्या करेगा, इस एग के साथ फ्यूज होगा, और जो दूसरा मेल गैमेट रहेगा वो सेंट्रल सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। यहाँ से दो मेल गैमेट्स आएंगे और उसके पीछे पीछे आएगा हमारा वेजिटेटिव सेल, जिसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो क्या करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो क्या होगा, सिनर्जिक सेल क्या करेंगे, इसको रास्ता देंगे, उसको एग तक पहुंचाएंगे, एग हमारे मेल गैमेट को। ये दोनों हमारे सिनर्जिक सेल्स हैं। और जिसके ऊपर है छोटा सा, यहाँ पे हमारा एक्स सेल है, जो कि हमारी फीमेल गैमेट ओवा का पार्ट है, जिसके साथ क्या होगा, हमारा एक मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूज होगा, और इससे हमारा फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। और जो हमारा सेंट्रल सेल है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस आपको दिख रही है कि यहाँ पे एक सेल तो पूरा एक है, पर यहाँ पे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर। ये हो जाएगा हमारा सेंट्रल सेल, पर इसके अंदर जो दो न्यूक्लियस है उसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसके अंदर 2n न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये जो होता है 2n के नंबर में होगा, और ये हो जाएगा हमारा n के नंबर में। n के नंबर मतलब यहाँ पे हमारा हैप्लॉइड क्रोमोसोम होगा, और यहाँ पे हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होगा। यहाँ पे तक हो गया हमारा सेंट्रल सेल। इसके बाद जो यहाँ पे ऊपर चलाजल पोल में जो तीन सेल्स दिख रहे हैं उसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। यहाँ तक आपको क्लियर है? एक बार हम और ब्रशअप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। जो हमारा एम्ब्रियो सेल होता है कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये बनता कैसे है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स हमारी होती है वो अंडरग्रो जाती है हमारी मियोटिक डिवीजन के अंदर, जो कि बनाती है 4 टाइप के सेल्स। उसमें जो 3 सेल है वो क्या करते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फ्रीजर फूड मटेरियल बराबर से नहीं मिल पाता। और जो हमारा एक फंक्शन मेगास्पोर होता है वो फर्दर आगे डिवाइड करते जाता है और फॉर्मेशन करता है हमारे एम्ब्रियो सेल का। उसके बाद अब यहाँ पे जगह पे सारे सेल्स लग गए। अब यहाँ पे अगर आप गिनेंगे तो यहाँ पे आएंगे मेरी 1 2 3 4 5 6 7, पूरे कितने सेल्स यहाँ पे, 7 सेल्स हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर में है। अगर आप यहाँ पे काउंट करेंगे कितने सेल्स है और कितने न्यूक्लियस है, क्योंकि क्वेश्चन मेरी एग्जाम्स में आते हैं कि एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने सिचुएटेड हमारे सेल्स है और कितने न्यूक्लियस है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 यहाँ पे सेल्स है, 7 सेल, और यहाँ पे न्यूक्लियस कितना है, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 हमारे न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे एक सेल तो भले एक ही है यहाँ पे, पर इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई है, तो यहाँ पे हमारा 2 न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है हमारा इस एम्ब्रियो सेक का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जब यहाँ पे पॉलन ट्यूब यहाँ से ओपन होगा हमारे माइक्रोपिलर एंड से, फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है उसको गाइड करेंगे पॉलन ट्यूब को कैसे उसको अंदर जाना है, सिनर्जिक सेल उसकी हेल्प करेंगे कि उसको एग तक कैसे पहुंचाना है। उसमें से हमारा जो मेल गैमेट है उसके 2 मेल गैमेट आएंगे, उसके पीछे हमारा वेजिटेटिव सेल आएगा, इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा। एक मेल गैमेट क्या करेगा, एग के साथ फ्यूज होगा, हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा जो मेल गैमेट रहेगा वो हमारे पोलर न्यूक्लियस के साथ, जिसका 2n का नंबर न्यूक्लियस है, उसके साथ फ्यूज होगा और वहां पे 3n बनाएगा, जो कि हम कहेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या करेगा, रिजर्व फूड मटेरियल के साथ मिलके अपने कुछ फूड मटेरियल को उसमें कंबाइन करेगा, और इस जो जाइगोट यहाँ पे बन रहा है उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा ताकि वो एक अच्छा सीड बन सके और उससे अच्छे फ्रूट्स और फ्लावर आ सके। उसके बाद क्या होगा, तो हमारे एंटीपोडल सेल है और सिनर्जिक सेल है, यहाँ पे इनका काम खत्म हो गया, ये हो जाएंगे आगे प्रोसेस के लिए डीजनरेटेड, और सिर्फ इसमें हमारा बचेगा जाइगोट और रिजर्व फूड मटेरियल। यहाँ तक कि हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो गैमेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम फर्दर अगली क्लास में पढ़ेंगे हमारे पॉलिनेशन के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, कि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलन ट्रांसफर कैसे होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे गैमेट ट्रांसफर। अगर इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, और इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, जिसके आंसर मैं अगले लेक्चर में आपको रिवील करूंगा। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोर देन वन पिस्टिल इज फ्यूज्ड टुगेदर टर्म इज नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन इज एपोकार्पस, सेकंड मल्टीकार्पलरी, थर्ड सिनकार्पस एंड फोर्थ इज मोनोकार्पलरी। Second question is, storage of pollen grain in which and how much temperature? First is 200 degrees Celsius, second is 180 degrees Celsius in minus, third is minus 196 degrees Celsius, and fourth is 80 degrees Celsius.
थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ स्पोरोपोलिन। फिजिकल नेचर हमारे स्पोरोपोलिन का क्या होता है? फर्स्ट आ जाएगा हमारा एसिडिक, सेकंड आ जाएगा हमारा अल्कलाइन नेचर, थर्ड आ जाएगा न्यूट्रल एंड फोर्थ आ जाएगा हमारा बेसिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट डिस्कवर बाय विच साइंटिस्ट? ऑप्शन नंबर ए कैमेरियस, ऑप्शन नंबर बी जे मेंडल, ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर डी इज डार्विन। क्वेश्चन नंबर 5, a typical angiosperm embryo sac has how many cells and nuclear states is present at maturity? Option number A is 8 cell and 6 nuclei. Option number B 5 nuclei 4 cells. Option number C 8 cell and 7 nuclei. Option number D 7 cell and 8 nuclei. अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।